भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप किसी भी कार्यालय में चल जाइए, भ्रष्टाचार खुलम खुला है। वोट देगा ऐसे ऐसे भाजपा से नाराज है अति पिछड़ी। नीतीश जी की सरकार में विकास हुआ है, इससे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की सियासी पारा जिस तरह से चढ़ती गई और लोगों ने जिस तरह के बयान दिए, यानी राजनीतिक पार्टियों के जिस तरह के बयान आए हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर, ये काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है। कई दलों के कई तरह की बातें सामने आई हैं। दरअसल हम बातों को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो बयान आ रहे हैं, जो आपसी द्वंद्व की बात आ रही है, उन द्वंद्वों को लेकर हम अब क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं। दरअसल हमारा ये मकसद है कि हम जानें कि जनता के जहन में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। इसी संदर्भ में आज हम पहुँचे हैं अरवल जिला में। हम जिला जो केंद्र है अरवल में, जिला शहर जो है अरवल का, उस शहर में है और यहाँ कुछ लोगों को बात करने के लिए हमने इकट्ठा किया है। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। एक एक करके कई मुद्दे हैं हमारे पास सरकार के लिए, सरकार की बातों को, सरकार की योजनाओं को लेकर कि वाकई में जिस तरह के बातें सरकार हमेशा करती है, योजनाओं की बात करती है, लागू करने की बात करती है और अपनी पीठ थपथपाते नजर आती है, हकीकत क्या है इसका? हकीकत में क्या कुछ चल रहा है? क्या जनता उन योजनाओं का लाभ ले रही है? सीधा सवाल। और उसके बाद हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। ये किस पार्टी से हैं आप? राजद से हैं सर। क्या नाम है आपका? लगनदेव सिंह चंद्रवंशी। लखनदेव जी। लगनदेव लगनदेव जी, एक बात बताइए कि क्या स्थिति है इस बार चुनावी माहौल का? चूँकि अरवल जिला भी अपने आप में एक, जब से जहानाबाद से अलग हुआ है, इसकी जो स्थिति है वो बड़ा ही, मतलब ये कहा जाए कि विकासशील है, पूर्णतः इसमें विकास नहीं हो पाया है। क्या लग रहा है आपको? विकास से कुछ हुए हैं और कुछ होना बाकी है। साथ साथ विकास से तो वोट पर कोई असर नहीं पड़ता है। भागीदारी मिलना चाहिए अति पिछड़ी को। चुनाव में एमपी के टिकट में भागीदारी मिलना चाहिए, तभी अति पिछड़ी आपको इनका इंडिया के साथ रहेगा, और नहीं तो अन्यथा कहीं भी जा सकता है। इस पर किसी का कमांड नहीं है। भागीदारी मिलेगा तब रहेगा, और भागीदारी न मिलेगा तो न रहेगा। किस तरह की भागीदारी की बात? टिकट में हिस्सेदारी चाहिए, टिकट में हिस्सेदारी चाहिए। मगध में कम से कम आपको 10 गो सीट है, एक 2 सीट पर अति पिछड़ी को भी मिलना चाहिए, तभी अति पिछड़ी वोट देगा। ऐसे भाजपा से नाराज है अति पिछड़ी। भाजपा से जैसे आरक्षण को खत्म करना चाहता है, अति पिछड़ी के आरक्षण को बार बार चुनौती देता है, बार बार जो है कि अथी करता है, कटघरा में खड़ा कर रहा है। इसलिए भाजपा से जैसे WS के आरक्षण 24 घंटा के अंदर में लागू कर दिया, बिना कोई संवैधानिक जाने समझे बुझे कर दिया, आरक्षण लागू कर दिया और उसको दे दिया 24 घंटा के अंदर में। और अति पिछड़ी के आरक्षण की बात आता है तो हमेशा वो जो है सवाल खड़ा करता है, हमेशा जो है यानी खत्म करना चाहता है वो अति पिछड़ी के आरक्षण को। तो भाजपा के साथ तो अति पिछड़ी नहीं है, लेकिन इंडिया जो बना है नया संगठन गठबंधन, ये गठबंधन जो है के साथ है अति पिछड़ी, लेकिन हिस्सेदारी मिलेगा तबे साथ रहेगा, ना तो नहीं रहेगा। मतलब आप आरजेडी को भी चैलेंज कर रहे हैं? अब तो इसी तरह की स्थिति बना हुआ है। हम अध्यक्ष होकर के क्या करेंगे जब हमारा बातें नहीं सुनेगा? भागीदारी मिलेगा, लोग यही बोलता है, अति पिछड़ी के लोग यही बोल रहा है क्षेत्र में, गाँव में कि हम लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। 70 साल गुजर गया, हम लोगों को कोई विकास नहीं हुआ। तो लालू जी का तो इतिहास रहा है, वो अति पिछड़ा दलित महादलित की ही राजनीति किए और उसके बाद वो लालू यादव से लालू प्रसाद यादव बन गए। और देखा आपने कि किस तरह से विश्व में उनकी ख्याति हुई है, और आप कह रहे हैं कि हम उनसे भी नाराज हैं। आपको हिस्सेदारी के लिए अच्छा हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए, ऐसे नाराज हम लोग नहीं है। हम लोग तो
उस जमाने में भी जब उनका सरकार बना था तो उस समय भी आपको हम लोग वोट दिया था अति पिछड़ी वाला, जिसको उन्होंने कहा था कि जीन निकलता है हमारा बक्सा से, तो वो जीन हम ही लोग थे अति पिछड़ी। लेकिन अभी उनको भागदारी नहीं देने के कारण और अति पिछड़ी के ठोस कोई कार्यक्रम जो है कि नहीं चल रहा है, और अति पिछड़ी भ्रष्टाचार का बोलबाला है सब कार्यालय में। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है, शिक्षा में सुधार किया गया है और सुधार हो रहा है, इससे जनता सब खुश है। लेकिन ये सब बात के बावजूद भी हिंसा चाहिए। हम लोगों को एमपी के इलेक्शन में टिकट मिलना चाहिए, मिलेगा तब हम लोग साथ रहेंगे, या हमारी अति पिछड़ी जो जनता है साथ रहेगा, न तो फिर अन्यथा जो है कहीं भी जा सकता है। इस लोकसभा से इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट है, चेहरा है आप लोगों के जहन में, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ ये बढ़िया नेता है? ये तो यहाँ से जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीतले हैं और इनका जो है कि ठीक काम किए हैं। ये गांव गंवई में गरीब गुरबा के दरवाजा पर हमेशा जाते हैं, अति पिछड़ी दलित के आंसू पोंछने का काम किए हैं और ज़्यादा ही क्षेत्र में रहते हैं, जो पहले इस तरह के नहीं देखा गया है। जो भी सांसद बना था तो इस तरह से वो नहीं आता जाता था, तो इन्हीं को जो है दोबारा अगर टिकट दे दिया जाता है तो हम लोग ठीक हैं, हम लोग ठीक रहेंगे, हम लोग वोटिंग करेंगे गठबंधन के। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो भी आपकी बात करते हैं। इस बार हो सकता है कि उनका भी यहाँ पर पैठ हो और इस बार वो भी यहाँ से जहानाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से किसी को खड़ा कर सकते हैं, जो उनका एनडीए में जो शामिल हुए हैं, कोई भी कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होगा, तब क्या करेंगे आप? हम लोग तो राजद गठबंधन में हम लोग तो लड़ रहे हैं राजद गठबंधन से कि आप जो है कि हम लोगों को उचित भागीदारी दीजिए। और हम लोगों को लोजपा से कोई लेना देना नहीं है। लोजपा तो भाजपा के साथ है और वो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता है। 5 गो टिकट लेके अपना हित परिवार के देता है और अपने मंत्री बनने के लिए इस तरह से कुछ चक्र चाल चलता है, इसलिए हम लोग उसके पक्ष में नहीं है। लोजपा के हम लोग वोट नहीं देंगे। मैं अजय विश्वकर्मा, संयोजक अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा आ रहा हूँ। अजय विश्वकर्मा जी, आपको लगता है कि वर्तमान में जो राजनीति की स्थिति है, या यूं कहें कि वंशवाद की राजनीति कही जा रही, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है दोनों तरफ से कि भाई वंशवाद की राजनीति होती है यहाँ पर, हमारे लोकतंत्र के लिए ये कितना उचित है? देखिए, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति भारतीय राजनीति का कोर है और जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय से देश की राजनीति परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद के दलदल में धंसते जा रहा है। उसका कोई नया आयाम भी हो सकता है क्या? क्या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है? क्योंकि शासन तंत्र में अगर वंशवाद आता है तो निश्चित तौर पर प्रगति बाधित होती है, और ये प्रगति का असर अरवल जिला में देखने को मिल रहा है क्या? जो आरोप लगा रहे हैं लोग कि वंशवाद की राजनीति है, ऐसा यहाँ कुछ है? अरवल में स्थानीय स्तर पर वंशवाद का मामला न है, यह राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर का मामला है। राष्ट्रीय स्तर का विकास की बात करते हैं अरवल को लेकर के, क्योंकि आप लोग अरवल के जनता हैं। अरवल में आपने देखा है जिस तरह की अवस्था है आपकी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, लोकसभा के भी और राज्य विधानसभा के। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति है? देखिए, नीतीश जी की सरकार में विकास हुआ है, इससे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। गरीब तबके से संबंधित जो योजनाएं हैं, विभाग है, यहाँ तक स्थिति है कि जैसे हम उदाहरण के रूप में श्रम विभाग का ले लें, अति पिछड़ा वर्ग की 90% आबादी मजदूर तबके से आता है। श्रम विभाग खास करके अरवल में योजनाएं 50% तक कमीशन चल रहा है। इस पर अरवल में कुछ केस भी हुआ है और खुलम खुला भ्रष्टाचार है। यानी आप ये कह रहे हैं कि योजनाएं जो हैं सरकार की, वो कमीशन की भेंट चढ़ रही? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। योजनाओं के लाभ देने के नाम पर आधा राशि ले लिया जा रहा है, जिस पर हम लोग सरकार को भी कई बार लिखे हैं, अभी तक कोई अपेक्षित जांच एवं कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, आप
आपसे एक और हम आखिर में सवाल करेंगे कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, कहा जा रहा है राजनीति में, नीतीश कुमार जी ने भी कुछ दिन पहले ही कहा है कि भाई अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की जो आपराधिक व्यवस्था है, अपराध का जो चार्ट है, ग्राफ है, वो बहुत नीचे है। देखिए, जब हम लोग विकसित राष्ट्र महाराष्ट्र बम्बई से तुलना करते हैं तो अपराध के मामले में बिहार नीचे है। मानते हैं, यानी कुल मिला के जो व्यवस्था है हमारे विधायिका की, है ना, तो कार्यपालिका अपने स्तर से काम कर रही है अरवल में। हाँ, कार्यपालिका का काम अपने स्तर से चल रहा है और जो स्थानीय स्तर पर खास करके अभी अरवल का पुलिसिंग सिस्टम देखा जाए तो पुलिसिंग सिस्टम अरवल में बहुत बेहतर स्थिति में है। कि जो हम लोगों को अति पिछड़ी का जो आरक्षण, जो पहले से मूल अति पिछड़ी को जो आरक्षण मिला हुआ था, उसमें जो है से कुछ अमीर जाति को जो है उसमें घुसा दिया गया, जैसे तेली, तमोली, चौरसिया, दांगी को जो है से मिला दिया गया, जिससे हम लोगों को मूल अति पिछड़ी का जो है लाभ नहीं मिल रहा है। इन लोगों को जो है अति पिछड़ी की सूची से इन लोगों को निकाला जाए। और इसका जो लड़ाई रामबली सिंह चंद्रवंशी जो MLC हैं, विधान परिषद हैं, वो लड़ रहे हैं पूरे बिहार में, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके ताहे दिल से उनके साथ हम लोग हैं, पूरे बिहार के जो है अति पिछड़ी हम लोग साथ हैं। और रामबली सिंह के भी उचित भागीदारी जो है राजनीति में मिलना चाहिए, तभी हम लोग जो है कि राजद के साथ और NDA के साथ, इंडिया के साथ हम लोग रहेंगे। और इनको जो है इग्नोर किया जाएगा और आरक्षण में से जो है इन सब जातियों को नहीं निकाला जाएगा, तो जो हम लोग नाराज हैं सर, अति पिछड़ी वाला। चलिए, ये बात हम उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सवाल और भी हैं, लेकिन उन सवालों के पीछे कई कारण होते हैं और कारणों के पीछे कई वर्षों के जो अनुभव हैं वो देखना बहुत जरूरी है। एक सवाल हमारा और है विश्वकर्मा जी से, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। आपसे सवाल ये है कि जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, ये पूरा मुद्दा जो सामने आया है इस बार, सवर्ण आयोग का रिपोर्ट भी आया है, बड़ा चौंकाने वाला है। स्थिति बड़ा ही दयनीय दिखाई जा रही है उसमें जो रिपोर्ट दिया गया है। अरवल में आपने किस तरह का माहौल देखा है? देखिए, जहाँ तक स्वर्ण आयोग का रिपोर्ट चौंकाने की जो बात कर रहे हैं, आज भी स्वर्ण समाज का सरकारी नौकरियों में, विधायिका में, कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व संख्या से ज़्यादा है। बात रही अति पिछड़ा के, तो जहाँ समाज का जो संपन्न वर्ग हैं, मजबूत जाति के लोग हैं, वह सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि अति पिछड़ा वर्ग के, कमज़ोर तबके के लोग या खास करके महादलित तबके की बात करते हैं, तो ये लोग इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि हम कम से कम अमन और शांति से, मान सम्मान के साथ हम जी सके, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अति पिछड़ों पर जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, सरकार इसको रोकने के लिए SC ST के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून लागू करे। और जिस तरह के अरवल में बात कर रहे हैं, तो यह पूरे बिहार का मामला है कि सभी राजनीतिक दल की आज राजनीति अति पिछड़ा वोट पर है। अब मजबूत जाति के लोग जाते हैं किसी दल में, तो वह अकेले भी जाते हैं तो टिकट के दावेदार बन के जाते हैं। अति पिछड़ा के लोग ही भीड़ लगाने का काम कर रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के टेंट में। अति पिछड़ा के वोट पर ही सभी दलों की राजनीति है, लेकिन अति पिछड़ा को टिकट देने से सब परहेज कर रहे हैं। इसलिए सभी दलों को चाहिए। चलिए, टिकट की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अरवल जिला की बात नहीं कर रहे हैं। अरवल जिला के जितने भी योजनाएं हैं अरवल जिला में जो सरकार की चल रही है, उन योजनाओं पर कहां तक वो योजना फलीभूत हो रही है, क्या इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है? प्रतिनिधित्व करने की हमेशा बात करते हैं। देखिए, यहाँ जो योजनाएं हैं, जब तक प्रशासनिक व्यवस्था ईमानदार नहीं होगा, वह योजनाओं को जमीन पर उतरकर आम जनता से फीडबैक लेकर कार्यान्वित नहीं करेगा, तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा। अरवल में चढ़ रहा है क्या भ्रष्टाचार? बिल्कुल, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप किसी भी कार्यालय में चल जाइए, भ्रष्टाचार खुलम खुला है।
कहीं कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध अरवल जिला में सुनने वाला नहीं। किस किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है बताएंगे? विकास कार्य में खुल्लम खुला भ्रष्टाचार है। श्रम विभाग के हम आपसे पहले विस्तार से चर्चा की है। और जो भी ब्लॉक में चले जाइए, रोज गरीब गुरबा के लोग मामूली सा कार्य के लिए रोज ब्लॉक में भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी अरवल ब्लॉक में दखल खारिज का मामला ले लीजिए, अरवल अंचल में थोक भाव में रिजेक्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गुंजाइश है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि या तो वो कह के मुकर जाते हैं कि कोई हमको सुन नहीं रहा है, या अंदर अंदर अब जो समझा जाए उसी में लिप्त है, कहिए ना, उसी में लिप्त है। जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सब उसी में लिप्त है। 40% कमीशन है जिला परिषद में, मुखिया के फंड में। ऐसा सब लोग उसमें धड़कले से ले रहा है कमीशन। कोई बोलने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। इंदिरा आवास में कमीशन चल रहा है, 30,000 40,000 चल रहा है। जनप्रतिनिधि जो होते हैं हमारे, वो विधानसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं। सब है, सब लिप्त है। ये आपका विधानसभा के खुलेआम कमीशन ले रहा अभी है। अभी आपने कहा है कि लोकसभा के जो सांसद हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं गरीब गुरुआ के लिए, और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि सब इसमें लिप्त है। सब आपका इसमें मुखिया और ये सब जिला परिषद का तो 40% कमीशन है ही है। और सब लोग दे ही रहा है, और काम सब नकली हो रहा है सब। तो सांसद महोदय, विधायक महोदय और बाकी प्रतिनिधि महोदय और विधायक महोदय कमीशन नहीं लेते हैं। अच्छा, हाँ, समझ गए कि नहीं? लेकिन उनको जानकारी है कि नहीं कि भ्रष्टाचार हो रहा है? हो रहा है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमनी के बातें न सुन रहा है। अच्छा, हाँ। यानी कार्यपालिका जो है वो हावी है हाँ। विधायिका पर। ये तो आप देख ही रहे हैं। जैसे आपका शिक्षा मंत्री के अभी देखे ना संट है, वहाँ जो है से कि सचिव जो है से कि के पाठक मुख्यमंत्री आप ही के साथ हैं। हाँ हैं मुख्यमंत्री, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगावे तना काम तो विकास के किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर है। उसमें गरीब को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब बिचौलिया और अमीर संतुष्ट नहीं है आप? ना संतुष्ट है। अति पिछड़ी उसमें सबसे ज्यादा पीछे जा रहा है कोई योजना में। इसके पास न पैसा है, न पैरवी है, न पढ़ा लिखा उतना है। तो अब क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम उमेश पासवान है। उमेश पासवान जी, क्या हैं आप? हम आरजेडी का SC/ST का जिला अध्यक्ष हैं अरवल का। चलिए, SC/ST के जिला अध्यक्ष हैं अरवल। चलिए, दो चार बातें आपसे करेंगे। सर, हम आपसे बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा इनसे बातचीत कर लें। कुछ SC/ST के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, दलित महादलित के बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे। कुछ बातें हैं जो आप स्पष्टता से हमें बताएंगे। जानकारी ये चाहिए कि महादलित पेंशन योजना क्या अरवल जिला में फलीभूत हो रहा है? महादलित योजना पेंशन सरकार ने लागू किया है, लेकिन यहाँ भी पैटर्न पर जो धरातल पर जो कहते हैं वह अभी दिखाई नहीं दे रही है। हमें बहुत दुख के साथ कहने पड़ रहा है कि मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि यह योजना को धरातल पर लाने का काम करे, और जो पदाधिकारी हैं यहाँ के, इस जिले के जो पदाधिकारी हैं, उन पर अंकुश लगाएं और उनको जोड़ दें कि जाके गांव देहात में जाकर यह योजना का प्रचार। मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना भी चलाई जा रही है, अरवल में क्या स्थिति है? स्थिति तो कुछ हद तक ठीक है, और यह प्रचार प्रसार के कारण ढेर ग्राम वासियों को, जो ग्रामीण में जो रहते हैं, उनको कुछ के जो रोड पर आते हैं, जो रहते, जो कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको पता है, और ढेर को यह योजना के बारे में कुछ पता नहीं है। कौशल विकास योजना, महादलित कौशल विकास योजना का तो प्रचार प्रसार होता है, वह धरातल पर भी है और योजना यह चल रहा है। विशेष विद्यालय सह छात्रावास, हाँ, अम्बेडकर छात्रावास है यहाँ, और बालिका छात्रावास भी है, और यह छात्रावास ठीक ठाक से चल रही है। धन्वंतरी मोबाइल चिकित्सा की जो योजना है, वो दलित महादलित टोलाओं के लिए जो है चिकित्सक जो होंगे वहाँ जा करके अपना जांच पड़ताल करते हैं। क्या अरवल जिला में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं?
नहीं, ऐसा तो अरवल में अभी सुविधा नहीं है, तो धरातल पर नहीं है। सरकार इस योजना को लागू की है, लेकिन धरातल पर यह नज़र नहीं आता है। यह योजना को धरातल पर किसी तरह से कोई भी मतलब योजना को नहीं देखा गया। योजना यह धरातल पर नहीं है। महादलित स्वास्थ्य कार्ड की क्या स्थिति है? महादलित स्वास्थ्य कार्ड का स्थिति भी दयनीय है। यह भी मतलब जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर है। तो क्या कहेंगे आप वर्तमान सरकार को? मैं सरकार को यही कहूँगा कि जो भी योजना चल रही है वो धरातल पर लाने का काम करे, और जो पदाधिकारी हैं यहाँ के, इस जिले के जो पदाधिकारी हैं, उन पर अंकुश लगाएं और उनको जोड़ दें कि जाके गांव देहात में जाकर यह योजना का प्रचार प्रसार। मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना भी चलाई जा रही है, अरवल में क्या स्थिति है इसकी? स्थिति तो कुछ हद तक ठीक है, और यह प्रचार प्रसार के कारण ढेर ग्राम वासियों को, जो ग्रामीण में जो रहते हैं, उनको कुछ के जो रोड पर आते हैं, जो रहते, जो कुछ शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको पता है, और ढेर को यह योजना के बारे में कुछ पता नहीं है। कौशल विकास योजना महादलित, कौशल विकास योजना का तो प्रचार प्रसार होता है, वह धरातल पर भी है और योजना यह चल रहा है। विशेष विद्यालय सह छात्रावास, हाँ, अम्बेडकर छात्रावास है यहाँ, और बालिका छात्रावास भी है, और यह छात्रावास ठीक ठाक से चल रही है। धनवंतरी मोबाइल चिकित्सा की जो योजना है, वो दलित महादलित टोलाओं के लिए जो है चिकित्सक जो होंगे वहाँ जा करके अपना जांच पड़ताल करते हैं। क्या अरवल जिला में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? नहीं, ऐसा तो अरवल में अभी सुविधा नहीं है, तो धरातल पर नहीं है। सरकार इस योजना को लागू की है, लेकिन धरातल पर यह नज़र नहीं आता है। यह योजना को धरातल पर किसी तरह से कोई भी मतलब योजना को नहीं देखा गया। योजना यह धरातल पर नहीं है। महादलित स्वास्थ्य कार्ड की क्या स्थिति है? महादलित स्वास्थ्य कार्ड का स्थिति भी दयनीय है। यह भी मतलब जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर है। तो क्या कहेंगे आप वर्तमान सरकार को? मैं सरकार को यही कहूँगा कि जो भी योजना चल रही है बिहार सरकार के द्वारा, वह योजना पदाधिकारियों के द्वारा गांव देहात में जाकर प्रसार प्रचार करवाकर योजना के बारे में जानकारी दे, अवगत कराएं, तब न लोग जागरूक तो होंगे कि इस योजना से यह फायदा है, इस योजना से यह फायदा है। अच्छा, एक बात बताइए, इतने वर्षों से सरकार चल रही है, अब महागठबंधन की सरकार हो गई, आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं कि आप भी उस पार्टी में हैं, तो अब तक क्या इन योजनाओं पर किसी की नज़र नहीं पड़ी? अब तो चुनाव होने वाला है, आचार संहिता कुछ दिन में लागू हो जाएगा, और आप कह रहे हैं कि सबका खस्ता हाल है, योजनाएं लागू हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। तो क्या ये योजनाएं सिर्फ कागज पर चल रही हैं? हमें तो दुख के साथ कहने पड़ रहा है कि योजना तो अधिकतर कागज पर चल रहा है। क्या हम कहें, सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम इस योजना को लागू करें, धरातल पर लाएं, ताकि लोगों को फायदा मिले, गरीब गुरबा को इस योजना से फायदा मिले। मेरा नाम प्रभात सिंह हुआ चंद्रवंशी, फकरपुर पंचायत के वर्तमान में सरपंच हूँ। चलिए, आपकी पंचायती राज व्यवस्था में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कई लोगों की ये शिकायत होती है, जनता शिकायत करती है कि भाई हमें जो योजनाएं सरकार से दी जा रही है वो पंचायती स्तर पर फलीभूत नहीं है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। आप सरपंच हैं, आपसे होकर कई लोग गुजरते हैं प्रतिदिन, राम सलाम होता होगा आपसे, बातें होती होंगी इन मुद्दों पर। क्या लग रहा है आपको, किसकी कमी हो सकती है? ये सरकार की कमी है या आप लोगों की कमी है? देखिए सर जी, इसमें सरकार की भारी कमी है। देखिए, इसी के लिए आज हम लोग हैं धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। अगले वर्ष 2022 के 11 नवंबर के हम लोग बापू सभागार में भी बैठे हुए थे। पूरे बिहार स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया था। उसमें 11 सूत्री कार्यक्रम का मांग किया गया था कि हम लोग प्रतिदिन जो है ग्राम कचहरी की इतना जिम्मेवारी दे दी गई है कि बिना ग्राम कचहरी के सरपंच का
लिखित न आचरण बन रहा है और नहीं आचरण के बगैर वो कहीं दौड़ में जाते हैं किसी तरह के, तो उनको एंट्री होने देता है। और बहुत सारे जिम्मेवारी है, लेकिन हम लोग के पास कोई सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं इतना तक नहीं है कि मतलब इसमें फ़ोन का जो हो गया है, कहीं भी विवाद झगड़ा चालू है और सरपंच साहब के पास फ़ोन चला आया कि इस तरह यहाँ फ़ोन है, आप जल्दी आइए। रात हो बिरात हो, दिन हो दोपहरिया हो, कभी भी तैनाती से कार्य करने पड़ता है। तैनाती से कार्य करने के दरमियान में हम लोग को कोई सुविधाएं नहीं है। किस तरह की सुविधाएं? कोई सुविधाएं इस तरह की नहीं है, न हम लोग को मानदेय सही है, न हम लोग को मान सम्मान प्रतिष्ठा है। नहीं समझिए कि हम लोग को कोई अपना लाइफ इंश्योरेंस है कि हम लोग कहीं रात के गए सिंगल बॉडी जाने पड़ता है, अगर कहीं जाएं अगर कोई दुर्घटना हो गया कुछ हो गया उसको कोई पूछने वाला देखने वाला नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसके साथ साथ न हम लोग के पास चौकीदार है, न प्रशासन है, और न कोई पब्लिक आपको साथ में बुलाने आएगा, खाली बस मात्र फ़ोन कर देगा। और अगर नहीं गए तो सुबह उनका दुनिया भर के कंप्लेन चालू होगा कि देखिए सरपंच साहब को तो फ़ोन किए थे, मोबाइल उठाए थे लेकिन नहीं आए, डर गए, तो ये है वो है। तो ये सब सरकार की तरफ से बहुत सारी कमियां हैं और इसी कमियां को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर भी बैठे हुए थे। तो इस तरह की कमी के कारण हम लोग ग्राम कचहरी चाहे जो भी कुछ है पंचायती राज के तहत हम लोग असफलता प्राप्त कर रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे, क्या इस व्यवस्था को भंग कर दिया जाए या इसमें कोई सुधार लाए? तो यही तो कहा जा रहा है सरकार से कि या तो हम लोगों को जो भी कुछ सुविधाएं मांगी जा रही है दिया जाए, अन्यथा नहीं तो ग्राम कचहरी को बंद कर दिया जाए। जो भी कुछ कार्यवाही है अपने थाना प्रशासन जो भी है अपना चाहे जो आपको उचित लगते हैं उनके द्वारा देख रेख करवाइए। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का आपके पंचायत में या इस पूरे जिला की बात करें? इस जिला की बात है, पंचायती राज के चुनाव में यही चाहिए कि जो भी कुछ जो है जिन्हें भी टिकट दिया जाए उचित योग्य कैंडिडेट को दिया जाए और वो कैंडिडेट जो हैं वैसे हो कि सभी लोगों को दुख सुख में उपस्थित रहें। नहीं सरपंच साहब, हमारा सवाल ये है कि आप जन सरोकार रखते हैं, कम से कम 100-150 लोगों से हर दिन आपकी मुलाकात होती है, राजनीतिक चर्चा भी होती होगी। क्या लग रहा है इस बार इलेक्शन के दौरान क्या माहौल बनने वाला है? यहाँ पे किसका चेहरा सबसे ज़्यादा बढ़ के सामने आ रहा है कि भाई ये जो चेहरा है ये जनप्रतिनिधि बनने के लायक है, इनका प्रतिनिधित्व से हमेशा हम खुशी का माहौल अपने जिला में देख सकते हैं? ये तो भी कहना मुश्किल है, चुनाव का जो समय है कब कितना बदल जाए इसको भी हम नहीं बता सकते हैं पूर्ण रूप में। जातिगत समीकरण हावी होगा कि नहीं इस बार? जातिगत तो सर, जातिगत को लेकर के तो समझो कि चुनाव बिगड़ रहा है, जातिगत को लेकर के चुनाव जो है बिगड़ रहा है और इसी के चलते हमेशा जो है दिक्कत हो रहा है। जातिवाद इस बिहार में बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा है, और जातिवाद को लेकर के इस जो भी कुछ काम हो रहे हैं वो लोग बस जातिवाद ही देख रहे हैं कि जातिवाद है, इस जाति के हैं कैंडिडेट तो इनको हम लोग समर्थन करें। तो जातिवाद को हम लोग भूल करके ऊपर उठ करके और तभी हम करें। मान लीजिए गरीबे तबके के कैंडिडेट आ गए, अगर वो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, तो क्या जरूरी है कि मतलब गरीब तबके के हैं तो उनको हम समर्थन न करें? या स्वर्ण कोटि से आ जाते हैं तो स्वर्ण कोटि से आ जाते हैं तो लायक है तो उनको मदद कीजिए। जाति पार्टी से तो समझे कि इस देश का और विध्वंस हो रहा है, बंटाधार हो रहा है, यानी इसमें परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अरवल जिला के कुछ लोग या यूं कहें कि जनप्रतिनिधि जो जनता से सीधा सरोकार रखने वाले बातचीत कर रहे थे। इसमें 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो बातें कही है पार्टी से जुड़ने के बाद भी, चूंकि उनकी सरकार है अपने राज्य में और जिस तरह की व्यवस्था का वो बखान कर रहे हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों पर ही दौड़ रहे हैं, पटल पर क्या कुछ है वो सरकार खुद जानती है, यहाँ की वो जनता जानती है जिनके लिए इन योजनाओं को लागू किया गया है। दरअसल दबे जुबान में ये भी कह रहे हैं कि ये सारे चुनावी स्टंट हैं, सिर्फ जनता को लुभाने और रिझाने के लिए योजनाओं को लागू तो कर दिया जाता है लेकिन उसे पटल पर पहुंचने तक चुनाव का फिर समय आ जाता है और फिर से वही ढाक के 3 बात। अरवल में और भी खबरें हैं, हम एक एक करके सभी खबरों को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं।
और लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर हम बटोर करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।